हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अ ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2005, ठीक है, 2005 का राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूपीएससी ऑप्शनल का हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 जो है 2005 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह पेपर 2 का प्रश्न है। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम ऑलरेडी जो है सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन हो गया, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन 1 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ रिसेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडो पाक रिलेशन। देखो ये 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन इन 2003 और 2004 मतलब 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि भारत और पाक के रिश्ते पे जो है ना, इंडो पाक रिलेशंस पे क्वेश्चन अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करो या पास्ट या फिर फ्यूचर, हमेशा टर्मोइल इन नेचर रहा है, हमेशा कह सकते हो ना कि विवादों में रहा है, टेंसियस रहा है। तो भारत पाक के संबंध के बारे में यह प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यहाँ पूछी जा रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए गए थे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो हमेशा सरकार कदम उठाती रहती है, जैसे अटल जी के समय से ही जब आप देखो कि बस डिप्लोमेसी वगैरह हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, फिर कांग्रेस के समय में भी मोदी जी आए तो देखो सभी सार्क के नेताओं को जो है शपथ समारोह में बुलाया और बहुत सारी ऐसी स्टेप्स उठाए गए। लेकिन फिर उरी और पठान अटैक हुआ, उसके बाद सारे रिश्ते ठप हो गए और अभी तो खैर टेंसियस नहीं कह सकते हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाए गए थे या उठाए जाते हैं उनमें, और उसका क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ उसके कुछ जो खामियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं। कि देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप बहुत उठा लोगे, लेकिन अल्टीमेट देखो पाकिस्तान के साथ ये एक इशू है ना कि वहाँ सरकार कौन चलाता है यही नहीं पता चलता। सरकार वहाँ की मौलवी चलाते हैं या मौलाना चलाते हैं, सरकार वहाँ की मिलिट्री चलाती है या सरकार वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो चलाती है। कौन चलाती है यही निर्धारित नहीं हुआ तो समस्या ये होती है कि बात किससे करें। चुनी हुई सरकार से बात करोगे तो मिलिट्री अपने आप में अटैक कर देगा, मिलिट्री से बात करोगे तो पता चला चुनी हुई सरकार नाराज़ है, मुल्ला और मौलवी हमेशा एटम बम की धमकी देते रहता है, तो उसके साथ रिश्ते जो है ना कौन गवर्नमेंट इन पावर में है पता ही नहीं चलता। तो चलो इसमें यही पूछा जा रहा है। खैर रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे थुथुर को जो है ना कह सकते हो कि इसके फन को कुचल देने में ही भलाई है। लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट नाउ वी आर गोइंग टू मूव। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। Evaluate the role of India has played in UN peacekeeping activities and the cause of global disarmament। देखो भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है, हमेशा से मानव कल्याण की बातें करता है। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है ना कह सकते हो कि यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ जो है किए जाते हैं, जिसमें कि जो भी देश जो है जहाँ भी इथनिक कुछ टर्मोइल वगैरह हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उस देश की सरकार उसे संभाल पाने में नाकामयाब है, तो वो जो है यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ कुछ शांति बनाए रखने के लिए आप कुछ अपने फोर्सेस को भेजें। तो यूएन पीस कीपिंग में जो है सारे भारत के भी, अन्य देशों के भी, जितने भी देश हैं वहाँ अपने वो सैनिकों को भेजते हैं और सैनिक जाकर उस देश में या जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है वहाँ शांति बहाल का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसमें भारत ने अब तक क्या योगदान प्ले किए हैं इसके बारे में लिखना है, ठीक है। किस किस जो है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत ने पार्टिसिपेट किए हैं। और दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कॉज ऑफ ग्लोबल डिसआर्मामेंट में भारत का योगदान क्या है, कि कैसे भारत जो है बड़े बड़े शस्त्रों का निशस्त्रीकरण का जो है हमेशा प्रयास करते रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि हाउ फार, ठीक है, हाउ फार इंस्टीट्यूशन लाइक WTO एंड IMF, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यहाँ बात कही जा रही है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की बात कही जा रही है कि ये सब जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत की राजनीतिक और आर्थिक जो संप्रभुता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है, एंड व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू दिस। और इन सभी को जैसे देखो अब 1991 में जो लिक्विडिटी क्राइसिस वगैरह हुए थे
ठीक है, भारत में जो पेमेंट क्राइसिस था तो उस वक्त भारत जो है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो भारत में आर्थिक सुधार हो इसके लिए जो है मतलब वो लोन वगैरह लेने के लिए गए। तो WTO IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, उनने कहा कि आपको अपने देश की जो आर्थिक रणनीति है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको परिवर्तन करने होंगे, तभी हम आपको लोन देंगे। तो एक प्रकार से जब से हमने ओपन डोर और कह सकते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम उठाया, तब से ये सब सारी जो है एक प्रकार से कह सकते हो भारत के ऊपर या तो कहो थोपा गया या भारत मजबूरी बस कुछ जो है यहाँ पे जो है संशोधन की। तो इसमें पूछा जा रहा है यही कि किस प्रकार से WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता है उसे किस प्रकार से प्रभावित करती है, और इन सब से निपटने के लिए भारत की क्या जो है अपने जो है प्रयास होते हैं। तो कई बार देखोगे भारत कुछ जो है पॉलिसीज़ को अपनाया है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में अपना विरोध भी दर्ज कराता है, जैसे पेटेंट वगैरह का इशू हो गया, जैसे नीम वगैरह का पेटेंट हो गया, फार्म सब्सिडीज़ वगैरह को लेकर जो है कई बार भारत विरोध दर्ज कराया है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर भारत हमेशा आवाज़ उठाते रहता है। और एक बात आप जान लो, अल्टीमेट जो है देश को बचाना है, देश के हितों को साधना है। तो अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से राष्ट्रीय हित सधते हैं तो उसमें करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह बात सही है कि ग्लोबलाइज्ड एरा में जो है कह सकते हो ना कि देश की जो राजनीतिक और आर्थिक जो एक प्रकार से कह सकते हो जो पहले दबदबा था उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन संप्रभुता आज भी हमारे देश के पास और देश की चुनी हुई सरकारों के पास ही है। हाँ, उसमें जो है वैश्वीकरण के इस दौर में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।